आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आने लायक है। पहला प्रश्न, हम लोगों ने एक पुरानी चीज़ समझा करते थे, इस कथन का विवेचन कीजिए। तो ये प्रश्न प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ में से है। इसका उत्तर होगा कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की वेशभूषा, उनका रहन सहन, उनके बात करने का तरीका पुराने ढंग का अनोखा था। उनके बाल कंधों तक लंबे थे। वह एक खासे हिंदुस्तानी रईस दिखते थे। उन्हें पान देने के लिए एक लड़का है वो तस्तरी लिए हमेशा उनके साथ चलता रहता था। वह रईसी के कारण अपने हाथ से कोई भी कार्य नहीं किया करते थे। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर लेखक आचार्य शुक्ल ने प्रेमघन को एक पुरानी चीज़ है वो समझा था। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, बालक बच गया निबंध की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। लेखक वर्तमान शिक्षा पद्धति के इस विकृत स्वरूप को राष्ट्र के लिए घातक मानते थे। शिक्षा बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उनके मानस में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाने चाहिए। लेखक बच्चों को उस फल के समान बताते हैं जो सहज पके सो मीठा होए के समान हो। कच्चा या ज़बरदस्ती उपायों द्वारा पकाए गए फल में वह स्वाभाविक मिठास नहीं होती जो स्वयं प्रकृति द्वारा पके फल में होती है। यह स्थिति बच्चों के मस्तिष्क की भी लेखक है वो मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, संवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है। पंक्ति के आधार पर संवदिया की विशेषताएं लिखिए। संवदिया कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं और उस संवदिया की यहाँ पर विशेषताओं के बारे में चर्चा की है कि संवदिया के बारे में गांव के लोगों की यह धारणा है कि वह निठल्ला होता है, कामचोर होता है यानी काम करना नहीं चाहता है, और पेटू आदमी होता है यानी भोजन करने का शौकीन होता है। वह अकेला रहता है, उस पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं है। वह जरा सी मधुर बातों को सुनकर भावुक हो जाता है और वह औरतों की जी हजूरी करता है, परंतु बिना मजदूरी लिए ही वह संवाद को सही ढंग से और गोपनीय तरीके से हमेशा गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सक्षम रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 4, लेखक को गांधी जी से मिलने का किसने और क्या उपाय बताया था? तो यहाँ पर लेखक भीष्म साहनी के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका उत्तर यह है कि सेवाग्राम में पहुंचकर लेखक भीष्म साहनी की गांधी जी को देखने की इच्छा है वो स्वाभाविक थी। उनके बड़े भाई बलराज ने बताया कि गांधी जी प्रातः 7 बजे है वो घूमने निकलते हैं और हमारे क्वार्टर के सामने से ही जाते हैं। तुम चाहो तो उनके साथ घूमने जा सकते हो। बड़े भाई के कथन के अनुसार लेखक नियत समय पर गांधी जी के साथ घूमने गए और उनसे है वो मिलकर के मुलाकातें की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। शेर कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। शेर कहानी के लेखक है वो असगर वजाहत है। ये एक लघु कथा है। तो जंगल के सभी जीवों को विश्वास था कि शेर के मुंह के अंदर जाकर हमें हरी घास का मैदान मिलेगा, रोजगार का दफ्तर मिलेगा और वहाँ स्वर्ग जैसा माहौल मिलेगा। इसीलिए वह अपनी इच्छा से शेर के मुंह में चले जा रहे थे। प्रमाण तो सामने दिखाई दे जाया करता है, किंतु विश्वास की वास्तविकता आगे चलने पर ही ज्ञात होती है। आज का सत्ताधारी वर्ग भी लोगों को विश्वास दिला करके उस शेर की तरह उनका है वो शोषण करने से कभी पीछे नहीं हटता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6,
सिंगरौली को किस कारण से बैकुंठ और काला पानी है वो माना जाता था? तो यह जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ में से लिया गया है, जिसके लेखक निर्मल वर्मा हैं। तो सिंगरौली को विंध्याचल की पर्वतमालाओं, चारों ओर फैले घने जंगलों तथा प्राकृतिक सौंदर्य के कारण है वो बैकुंठ यानी स्वर्ग माना जाता था। यातायात के सुख सुविधाओं के साधनों से शून्य होने, आवागमन की सुविधा न होने और दुर्गम वन भूमि होने के कारण सिंगरौली को काला पानी माना जाता था। इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों के कारण सिंगरौली सभी राज्यों की नज़र में खटकता रहता था, यानी उनके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। दूसरा देवदास कहानी में गंगापुत्र किसे और क्यों कहा गया है? तो गंगापुत्र उन गोताखोर लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया है जो भक्तों के द्वारा गंगा नदी में चढ़ाए गए पैसों को गोता लगाकर निकाल लेते हैं। भक्त लोग जो ही दीपक युक्त दोनों को तैराते हैं, वह गंगापुत्र लपक कर उनमें से पैसे उठा लेते हैं। इस तरह गंगा में गोताखोरी करके वह अपनी आजीविका चलाते हैं। इसी दृष्टि से लेखिका ने उन्हें गंगापुत्र कहा है। दूसरा देवदास कहानी की लेखिका ममता कालिया के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न 8। कोटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? तो कोटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक प्रसिद्ध निबंध है। तो कोटज पादप के जीवन से हमें सुख और दुख में समान रहने की, अपराजय बने रहने की, जिजीविषा रखने की, सहिष्णुता एवं समत्व भाव रखने की, निर्भय रहने की तथा दूसरों की खुशामद नहीं करने की शिक्षा है वो हमें मिलती है। इससे अदम्य जीवनी शक्ति के सहारे जीवन जीने की कला भी हमें सीखने को जीवन में है वो मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा का भी काम करते हैं, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो फूल प्रकृति में सौंदर्य और सुगंध बिखेरने के कारण स्वास्थ्यवर्धक और दवा का काम भी आते हैं। गांव में चेचक के रोगी के पास नीम के फूल और पत्ते है वो रखते हैं। बर्र या ततैया के काटने पर बेर के फूल सूंघाकर उसके डंक के दर्द को दूर किया जाता है। आँख के रोग में सत्यनाशी का दूध है वो लगाया जाता है। तो यह सभी फूल अलग अलग रोगों में दवा का काम करते हैं। ऐसा विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपनी आत्मकथा के अंदर इन बातों का उल्लेख किया है। अंतिम प्रश्न संख्या 10। विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता है। खाऊ उजाड़ू सभ्यता के संदर्भ में हो रहे पर्यावरण के विनाश पर प्रकाश डालिए। तो विकसित देशों में बड़े उद्योगों की स्थापना होने तथा मशीनीकरण पर जोर देने से प्रकृति का तीव्रता से दोहन किया जा रहा है। अब विकासशील देशों में भी औद्योगिकरण का जोर बढ़ता जा रहा है। इस कारण हरे भरे क्षेत्र को उजाड़कर विशाल उद्योग है वो स्थापित किए जा रहे हैं, यानी विकासशील देशों में भी। कच्चे माल की खातिर प्रकृति का भरपूर दोहन हो रहा है। बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, बिजली के केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और अब औद्योगिक विकास को ही प्रगति का मूल माना जा रहा है। इससे पर्यावरण को उजाड़ा जा रहा है। यह नई सभ्यता वस्तुतः ऐसी अपसभ्यता है जिससे विकास से ज़्यादा प्रकृति का विनाश हो रहा है। इससे प्रकृति के साथ ही प्राणियों के जीवन पर भी संकट पैदा होने लगा है। इस तरह खाऊ उजाड़ू सभ्यता से पर्यावरण प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और पर्यावरण को निरंतर नुकसान पहुंचा करके विकास की सभ्यता स्थापित की जा रही है, जो पर्यावरण के लिए
अपसभ्यता के समान है। धन्यवाद।